लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ एसबीआईएलएल और आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 9 बिजनेस कोलैबोरेशन। आईसीएसआई स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, आप लोग सभी को आ जाएंगे पेज नंबर 227 में। पेज नंबर 227 बिजनेस कोलैबोरेशन की बात कर रहा है। अब सबसे पहले कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएंगे। कोलैबोरेशन मतलब क्या, जब दो बिजनेसेस आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। टाई अप्स बोल सकते हैं, वेरी गुड आकाश। जब दो बिजनेसेस आपस में मिल करके कोई वर्क या कोई प्रोजेक्ट कैरी आउट करते हैं किसी पर्पस के लिए, वो आपका बिजनेस कोलैबोरेशन होता है। अमेलगमेशन बोल सकते हैं एक प्रकार से। और आकाश क्या? It is similar to a joint venture. सिमिलर टू जॉइंट वेंचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन। जॉइंट वेंचर भी एक See, तरह for का बिजनेस कोलैबोरेशन example, होता है। in our first chapter, we studied Doma. हाँ, Joint venture means joint arrangement, joint assets, joint business, joint control. When we were studying section 2, subsection 45. यस। कंपनी लॉ में हमने जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पर भी मैंने आपको जॉइंट वेंचर के बारे में समझाया था। जॉइंट वेंचर क्या है, जब दो Along with कंपनीज, significant influence. सॉरी, सिग्निफिकेंट Along इन्फ्लुएंस। with significant यस influence. यस, एनीथिंग एल्स? It reduces the capital and fixed working cost. इससे कैपिटल कम हो जाता है? नहीं। No, fixed working capital, I'm saying. Fixed and working capital, day-to-day management. इट It इंक्रीज। reduces the cost of day-to-day management. For example, if there is a bank and two banks come in contact with each other and one bank has ATM and one more bank does not have ATM, then they can use the benefits of one more firm so that it reduces the day-to-day financial management. यस यस, अच्छा एग्जाम्पल है। कहाँ पढ़ा आपने ये एग्जाम्पल? FM, एफएम में। वेरी नाइस। capital budgeting. यस, अब सुनो, बिजनेस कोलैबोरेशन। तो बिजनेस कोलैबोरेशन जब किसी भी तरीके से दो बिजनेसेस या दो पर्सन आपस में मिल करके ज्वाइंटली कोई प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहे हैं, कोई बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो होता है आपका बिजनेस कोलैबोरेशन। बिजनेस कोलैबोरेशन एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, तीन तरीके से नहीं, 1000 तरीके से हो सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं बिजनेस कोलैबोरेट करने के। कोलैबोरेशन मतलब सिंपली दो लोग मिलकर के कोई टास्क कर रहे हैं। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं ना, दो इन्फ्लुएंसर्स लोग कोलैबोरेट करके रील बना रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह का कोलैबोरेशन है। दो लोग मिलकर के कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो बिजनेस कोलैबोरेशन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर बना के, मैं आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि ये आपका नेटवर्क 18 जो है, ये एक तरह का जॉइंट वेंचर है। विस्तारा फ्लाइट्स जो है, मैंने आपको बताया था, टाटा एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच का जॉइंट वेंचर है आपका जो विस्तारा फ्लाइट्स है, राइट। सो जॉइंट वेंचर एक तरह का बिजनेस कोलैबोरेशन है जहां दो कंपनीज मिल करके एक नई कंपनी फॉर्म करके बिजनेस करते हैं, जॉइंटली बिजनेस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यू कैन से फ्रेंचाइज अग्रीमेंट। फ्रेंचाइज अग्रीमेंट क्या, एक तरह का बिजनेस कोलैबोरेशन है। मैगडी का फ्रेंचाइजी होता है ये, मैगडी और मैगडी के जितने भी आप स्टोर्स देखते हैं, कैफेज देखते हैं, यस, मैगडी, डोमिनोज, ये सब का फ्रेंचाइज अग्रीमेंट होता है। आपको फ्रेंचाइज लेना पड़ता है, ये भी एक तरह का बिजनेस कोलैबोरेशन है। जब दो लोग मिलकर के एक इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, किसी वेंचर कैपिटल फंड में, वो भी एक तरह का बिजनेस कोलैबोरेशन होता है। बहुत सारे तरह का बिजनेस कोलैबोरेशन होता है। और जब ये दो कंट्रीज मिलकर के करते हैं तो इसको अपन फॉरेन कोलैबोरेशन भी बोल सकते हैं मोस्टली। जैसे आपको मैं सिंगापुर एयरलाइंस वाला, विस्तारा फ्लाइट वाला बताया मैंने। टाटा एयरलाइंस इंडिया की कंपनी है, सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर की कंपनी है, दोनों मिलकर के इंडिया में विस्तारा फ्लाइट चलाते हैं। तो ये एक तरह का फॉरेन कोलैबोरेशन भी हो गया क्योंकि इसमें दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व है। तो बिजनेस कोलैबोरेशन ऐसे नैरो कंसेप्ट नहीं है। बिजनेस कोलैबोरेशन एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें हर तरह का कोलैबोरेशन आ जाता है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन होते हैं। सो बिजनेस कोलैबोरेशन इज नॉट ओनली वन टाइप। बिजनेस कोलैबोरेशन एक बहुत ही वाइड टर्म है, नैरो टर्म नहीं है। ठीक है, बोलो आकाश। Unacademy and Yashas, ma'am. अन अकेडमी एंड यशस, यस, ये वो भी बिजनेस कोलैबोरेशन था, अभी नहीं है बट था, यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाओ आपके फर्स्ट पेज में, पेज नंबर Physics 228। वाला and CS वाला. यस, बहुत सारे एग्जाम्पल है आकाश। मुझे ना
रुकने का वेट किया करो। जब मैं बोलती रहती हूँ ना तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, सो व्हेन आई टेक अ पॉज ना, तब आप बोला करो, या फिर आप चैट बॉक्स में डाल ओके दिया करो, ठीक है? ओके मैम। यस। तो जल्दी से आ जाओ आप लोग पेज नंबर 228 में, जल्दी से आ जाओ पेज नंबर 228 में। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत हंसते खेलते हो जाएगा। पेन कॉपी बाहर निकालो, मार्किंग करते चलो। आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 228 लेसन नंबर 9 बिजनेस कोलैबोरेशन। सबसे पहले कोलैबोरेशन क्या होता है, बहुत इजी डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में आ गया तो माता रानी को प्रणाम करके फिर लिखना डेफिनेशन। बिजनेस कोलैबोरेशन की बहुत इजी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। कोलैबोरेशन इज व्हेन टू और मोर एंटिटीज वर्क टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज आपस में वर्क करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, किस लिए, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। वो कॉमन गोल प्रॉफिट कमाना भी हो सकता है, कि दो लोगों का कॉमन गोल है, टाटा एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस का कॉमन गोल है इंडिया में फ्लाइट चलानी और प्रॉफिट कमाना है, तो वो कॉमन गोल के लिए दोनों लोग साथ में बिजनेस करने लगे, तो ये क्या है, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन डिक्शनरी मीनिंग ही है कोलैबोरेट का, मतलब दो लोग मिलकर के कोई काम साथ में कर रहे हैं, दैट इज कोलैबोरेशन। एकदम इजी। सो कोलैबोरेशन की डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा इजी है। कोलैबोरेशन इज व्हेन टू और मोर एंटिटीज वर्क टुगेदर थ्रू आइडिया शेयरिंग, अपनी आइडिया शेयर करते हैं टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल, दैट इज कोलैबोरेशन। टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और बहुत ईजी भी है। 5 तरह के, बेसिकली वैसे तो 3 तरह के ही कोलैबोरेशन है, 2 और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। सो 5 तरह के कोलैबोरेशन आपको दिए हुए हैं। 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन। कौन कौन से? पहला है हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन, then vertical collaboration, then intersectional collaboration, and then joint venture, then equity। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। देखो नाम से समझ में आ रहा है इसका ना, मैं एक क्या बोलते हैं, एक पिक्चर आप लोगों को दिखाती हूँ। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोलैबोरेशन। हाँ ये देखो, ये बहुत अच्छा इमेज है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोलैबोरेशन का। और ये बहुत अच्छी इमेज है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोलैबोरेशन की। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रही होगी। नहीं, हाँ मिल गया, ये अच्छा है। ये वाली इमेज देख, आपको क्लियरली समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोलैबोरेशन। हॉरिजॉन्टल यानी कि जब दो सिमिलर बिजनेसेस आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। ये इमेज बहुत अच्छी है। जैसे मान के चलो ये एक बिजनेस 1 है, ये एक बिजनेस 2 है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये है आपका फ्लिपकार्ट और ये है आपका मिंत्रा, ठीक है? तो ये दो रिटेलर्स हैं। लेट्स से ये दोनों मैन्युफैक्चरर हैं, ये दोनों मैन्युफैक्चरर हैं, ये है मारुति, ये है सुजुकी। जब दो एक जैसे बिजनेस, एक जैसे मतलब जो सेम काम कर रहे हैं, दो मैन्युफैक्चरर्स आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दो डिस्ट्रीब्यूटर आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं उसको भी अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दो होलसेलर आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, वो भी आपका हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन है। दो रिटेलर्स आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फ्लिपकार्ट और अमेजन आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। दोनों ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, दोनों ऑनलाइन सामान गुड्स बेचते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजन, ये दोनों क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। यस यस, मर्सिडीज बेंज टाटा, ये टाटा की गाड़ी टाटा मोटर्स, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। हॉरिजॉन्टल यानी जब दो सेम बिजनेसेस जो सेम काम कर रहे हैं, जैसे दो रिटेलर्स सेम काम कर रहे हैं,
वो जब कोलैबोरेट करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन, या फिर दो सप्लायर आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो बिजनेस जब सेम लेवल पे होता है, सेम बिजनेस पे होता है, तो उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। लेकिन वर्टिकल कोलैबोरेशन क्या होता है, सप्लाई चेन के साथ होता है। अब जैसे सप्लाई चेन आपको पता है, सप्लाई चेन क्या होता है, पहले हम सप्लायर से माल खरीदते हैं, माल यानी कि रॉ मटेरियल। पहले हम लोग लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग शर्ट बनाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम वैन यूसेन की कंपनी है और हम शर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगते हैं रॉ मटेरियल, लेट्स से कॉटन की शर्ट बनाते हैं हम, तो रॉ मटेरियल हमें लगता है कॉटन। तो हम जिससे कॉटन खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं सप्लायर। तो पहले तो हमारे सप्लायर से हम कॉटन खरीदेंगे, फिर वो मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में जाएंगे, तो मैन्युफैक्चर उसको कॉटन से शर्ट बनाएगा, फिर मैन्युफैक्चर शर्ट बना के डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसको होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर रिटेलर को देगा, और फिर रिटेलर फाइनल कस्टमर को देगा। बात को समझो, तो ये पूरी हमारी सप्लाई चेन होती है। तो लेट्स से हम एक कंपनी है, हम शर्ट बनाते हैं, यस हम शर्ट बनाते हैं, तो ये हमारी पूरी सप्लाई चेन है। हमारा सप्लायर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, लेट्स से हम लोग मैन्युफैक्चर हैं, हम लोग कौन है, हम लोग मैन्युफैक्चर है, हम लोग वैन यूसेन की शर्ट बनाते हैं। अब जब हम लोग अपने सप्लायर से कोलैबोरेट करेंगे, हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कोलैबोरेट करेंगे, हम लोग अपने होलसेलर से कोलैबोरेट करेंगे, या हम लोग अपने रिटेलर से कोलैबोरेट करेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे वर्टिकल कोलैबोरेशन। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन यानी कि जब आप अपने कॉम्पिटिटर से बेसिकली कोलैबोरेट कर रहे हो, आप सप्लायर हो, आप दूसरे सप्लायर से कोलैबोरेट कर रहे हो, वो हॉरिजॉन्टल है। आप मैन्युफैक्चर हो, आप दूसरे मैन्युफैक्चर से कोलैबोरेट कर रहे हो, वो आपका हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन है। एक और एग्जांपल देती हूँ, बात को समझना। लेट्स से एप्पल फोन बनाते हैं, एप्पल, और एक जगह ले लेते हैं एप्पल और दूसरी जगह ले लेते हैं सैमसंग, ठीक है। तो एप्पल और सैमसंग दोनों फोन बनाते हैं, ठीक है। तो एप्पल और सैमसंग आपस में कोलैबोरेट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन, दोनों सेम काम करते हैं। तो एप्पल और सैमसंग कोलैबोरेट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन, हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। लेकिन वर्टिकल क्या होता है, अब जैसे एप्पल है, एप्पल का फोन बनाने के लिए लेट्स से हमें बहुत सारा अलग अलग पार्ट्स लगता है। तो मान के चलो हमें इसका कैमरा हम अलग जगह से लेते हैं, इसके अंदर जो चिप लगती है, इसके अंदर जो प्रोसेसर लगता है, वो पूरा हम लोग रॉ मटेरियल है अपना, फिर उसको जोड़ करके हम लोग फोन बनाते हैं। तो वो पूरा हम लोग लेट्स से चाइना से खरीदते हैं। तो अब एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं, तो हम चाइना में आउटसोर्स कर देते हैं कि आप हमें बना करके दो, हम यहाँ पर सिर्फ असेंबल करेंगे, लेट्स से। अब एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाल रहा है, अपने सप्लायर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है रॉ मटेरियल के लिए, जो पार्ट्स लगते हैं मोबाइल फोन बनाने के लिए, एप्पल अपने सप्लायर के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका वर्टिकल कोलैबोरेशन। या फिर लेट्स से मैं एप्पल की वेबसाइट में गई शॉपिंग करने के लिए, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर जाते हैं एप्पल की वेबसाइट में, एप्पल की वेबसाइट में चल जाते हैं। अब लेट्स से हमें मैकबुक खरीदना है, ठीक है। इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास, इतने अमीर हम, काश एक दिन हो जाए, किडनी चली जाएगी, बट ठीक है, हमें मैकबुक एयर खरीदना है। तो अब यहाँ पर ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि HDFC का कार्ड यूज करोगे तो 8,000 तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है, 8,000 मतलब 8,000, यहाँ पर आपको बोल रहा है। अब ये एप्पल वाले कैसे HDFC कार्ड में डिस्काउंट दे रहे हैं, इनका कोलैबोरेशन होगा ना HDFC वालों के साथ, तभी तो ये लोग डिस्काउंट दे रहे हैं HDFC बैंक में, तो ये वर्टिकल कोलैबोरेशन हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लोग अपने अब पेमेंट गेटवे के साथ आप लोग कोलैबोरेट करते हैं, पेटीएम से पेमेंट करोगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, इतना कैशबैक मिल जाएगा, ये क्या है, वर्टिकल कोलैबोरेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये भी आपका एक तरह का कोलैबोरेशन हो गया। सो माय डियर, दो तरह के कोलैबोरेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी जब आप जो काम कर रहे हो, आप अपने ही कॉम्पिटिटर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, पेप्सी और कोको कोला,
आप अपने ही कॉम्पिटिटर के साथ जो सेम फंक्शन कर रहा है, जब उसके साथ आप कोलैबोरेट करते हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। लेकिन जब आप अपने सप्लायर या अपने कस्टमर या अपने जब आप अपने सप्लायर या अपने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, आपके जो सप्लाई चेन में जो आपको हेल्प करते हैं, जब आप अपने सप्लाई चेन वालों के साथ कोलैबोरेट करते हो तो या तो वो अपवर्ड होता है या तो वो डाउनवर्ड होता है। उस कोलैबोरेशन को अपन वर्टिकल कोलैबोरेशन बोलते हैं। तो वर्टिकल कोलैबोरेशन समझ लो ऐसा होता है और हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन समझ लो ऐसा होता है। हॉरिजॉन्टल यानी सेम लेवल पे, वो भी सेम काम कर रहा है, मैं भी सेम काम कर रहा हूं, तो हम लोग सेम लेवल पे हैं, हम लोग कोलैबोरेट करेंगे तो इसको हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन बोलेंगे। वर्टिकल यानी कि हम दोनों सेम काम नहीं कर रहे हैं, वो या तो मेरा सप्लायर है या तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, या तो ऊपर है या तो नीचे है। तो जब या तो मैं अपने सप्लायर के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या लॉजिस्टिक्स के साथ या रिटेलर के साथ कोलैबोरेट करूंगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टिकल कोलैबोरेशन बोलेंगे। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, 2 मिनट रुको। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फटाफट से। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी जब बिजनेसेस जो सेम फंक्शनल एरिया में होते हैं, जब वो लोग कोलैबोरेट करते हैं, क्यों हो सकता है अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। लेट्स से वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर हुआ था वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन हो गया, क्योंकि वोडाफोन भी सेम काम कर रही थी, आइडिया भी सेम काम कर रही थी, तो वो एक तरह का आपका हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जब दो कंपनीज या दो बिजनेस जो सेम काम करते हैं, सेम फंक्शनल एरिया में रहते हैं और वो लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं टू इंक्रीज देयर कॉम्पिटिटिवनेस, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल ले लो, let's say Mercedes Benz and Maruti Suzuki. For example, conducting research towards new and improved product and services required monetary investment time। इतना छोड़ दो इसको। उसके बाद आ जाओ वर्टिकल कोलैबोरेशन में। वर्टिकल कोलैबोरेशन यानी कि जब आप अपवर्ड या डाउनवर्ड कोलैबोरेशन करते हो, यानी कि वो बंदा जो सेम काम नहीं कर रहा है, या तो वो आपका सप्लायर है या तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, रिटेलर है, यस, उसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, यानी कि अपनी सप्लाई चेन वाली कंपनीज के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल कोलैबोरेशन। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपका अमेजन का। देखो, जब अमेजन फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेट करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। लेकिन जब अमेजन अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी, लेट्स से बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, लेट्स से डिलीवरी, डिलीवरी का नाम सुना होगा आपने, डिलीवरी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो अब मैं जब अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ तो बहुत बार डिलीवरी से पार्सल आता है, डिलीवरी वाले डिलीवर करते हैं घर पे, तो यहाँ पर अमेजन ने अपने लॉजिस्टिक्स वाले के साथ कोलैबोरेट किया है। अमेजन का कोलैबोरेशन है डिलीवरी के साथ कि हमारे वेबसाइट में ऑर्डर आएगा और डिलीवरी के साथ कोलैबोरेशन है कि आप उसको डिलीवर करेंगे घर तक, अमेजन के स्टोर से लेकर के। यस, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल कोलैबोरेशन। हाँ, ओला मैगडी, ओला मैगडी कैसे है, क्या इनका कोलैबोरेशन, ओला और मैगडी का? तो ये आपका हो जाएगा वर्टिकल कोलैबोरेशन। अमेजन अपने लॉजिस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल अमेजन अपने पेमेंट गेटवे के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। आप देखते हैं जब आप अमेजन या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से पेमेंट करते हो, तो जब आप पेमेंट करने जाते हो तो वो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाता है। वो पेमेंट गेटवे कोई सा भी हो सकता है, बहुत बार होता है रेजोर पे। रेजोर पे क्या है, एक पेमेंट गेटवे है। तो यहाँ पर अमेजन का उसके पेमेंट गेटवे के साथ कोलैबोरेशन है, ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल कोलैबोरेशन। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, क्रोमा आपने सुना होगा, क्रोमा शोरूम्स डिजिटल प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो क्रोमा शोरूम्स, लेट्स से एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स क्रोमा शोरूम में रहते हैं। तो क्रोमा एक तरह का रिटेलर है जो कस्टमर्स को डायरेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचता है अलग अलग ब्रांड के। अब एप्पल ने क्रोमा के साथ कोलैबोरेट किया कि आप हमारे प्रोडक्ट्स बेचो, तो क्रोमा क्या होगा, रिटेलर, एप्पल क्या होगा, मैन्युफैक्चरर। तो एप्पल जब क्रोमा के साथ कोलैबोरेट करेगा तो ये भी आपका हो जाएगा वर्टिकल कोलैबोरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। यस, वर्टिकल कोलैबोरेशन, वर्टिकल कोलैबोरेशन यानी कि इट इज अ कोलैबोरेशन वेर इन द बिजनेस कोलैबोरेट विथ companies in the supply chain either upward or downward, with example with supplier with distributor। इस पिक्चर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत अच्छा पिक्चर है समझने के लिए, बहुत अच्छी एक पिक्चर है समझने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, समझने के लिए हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन, वर्टिकल कोलैबोरेशन।
वेरी नाइस डायग्राम, ठीक है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोलैबोरेशन, ठीक है। अब देखो वर्टिकल कोलैबोरेशन क्यों करते हैं हम? ऑफ कोर्स रिस्क कम करने के लिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं। रिस्क कम करने के लिए, लोअर प्राइस कम करने के लिए, सारे काम हम नहीं कर सकते भाई। अब अमेजन सब काम खुद नहीं कर सकता, डिलीवरी भी वो खुद नहीं कर सकता, तो इट्स बेटर कि वो डिलीवरी खुद करने की जगह डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट कर ले। ऑफ कोर्स अब अमेजन जो मैन्युफैक्चर करता है उसका रॉ मटेरियल भी खुद नहीं बना सकता। वो रॉ मटेरियल बनाने के लिए बेटर होगा कि वो सप्लायर्स के साथ कोलैबोरेट करे और रॉ मटेरियल उनसे खरीदे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कोलैबोरेट। तो रिस्क कम करने के लिए, प्राइस कम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर शिपिंग विथ प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। आप देखते हैं कई बार ना, आप फोन खरीदते हैं तो उसमें कई प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर रहते हैं। ये क्या है? कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन है। आप जब लैपटॉप खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड रहता है किसी किसी में। ये क्या है? कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ब्रांड्स का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एसस का लैपटॉप खरीदा, अब उस एसस के लैपटॉप में फ्री नहीं, ऑलरेडी प्रीमियम वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है। तो सब्सक्राइब किया हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें इंस्टॉल्ड है पहले से, मतलब अवेलेबल है, उसमें खरीदना नहीं पड़ेगा, लैपटॉप में अवेलेबल है। ये क्या है? ये है एसएस का माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन। ये क्या हो गया आपका? वर्टिकल कोलैबोरेशन। यस, एग्जांपल कंप्यूटर शिपिंग विद प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। एग्जांपल डिस्काउंटेड एयरपोर्ट ट्रांसफर, और जो आपको डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया एप्पल की वेबसाइट में एचडीएफसी बैंक पर डिस्काउंट था। तो ये क्या है? एप्पल और एचडीएफसी बैंक का कोलैबोरेशन है। दिस इज योर वर्टिकल कोलैबोरेशन। बहुत ईजी, पूरा याद हो जाना चाहिए, समझ में भी आ जाना चाहिए, एग्जाम में आएगा तो धड़ धड़ लिख के आना, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। इंटरसेक्शनल मतलब तेरा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। न तू मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, न तू मेरा सप्लायर है, न तू मेरा रिटेलर है, न तू मेरा होलसेलर है, और ना ही तू मेरे जैसा सेम काम कर रहा है। कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगी, अभी अभी आप शार्क टैंक देखते होंगे, तो एक अमन गुप्ता की कंपनी है बोट, और एक विनीता सिंह की कंपनी है शुगर। मैं शुगर के प्रोडक्ट जब खरीदती हूँ तो उसमें आता है अभी जो है शुगर में आप परचेस करेंगे तो बोट के हेडफोन्स फ्री आते हैं, बोट के प्रोडक्ट्स। तो उसमें है, उन्होंने कैसे कैसे आप शुगर का प्रोडक्ट्स खरीदने पे आपको बोट के प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं। शुगर की वेबसाइट में जाओगे तो वहां आपको मिलेगा 3000 की शॉपिंग करने पे, अगर अभी वो ऑफर खत्म हो गया होगा तो पता नहीं, थोड़े टाइम पहले तक वो ऑफर था। शुगर की वेबसाइट में ऑर्डर 3000 का ऑर्डर करने पे बोट का ये वाला प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, बोट का वो वाला प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अब शुगर मेकअप बनाती है, शुगर जो ब्रांड है वो मेकअप बनाती है, मेकअप प्रोडक्ट्स बनाती है, बट बोट जो है वो आपके हेडफोन्स एंड ऑल बनाते हैं। तो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग बिजनेस करते हैं, दोनों बोथ आर वे डिफरेंट, दोनों एक दूसरे के सप्लाई चेन में भी नहीं आते हैं, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन यानी कि इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन यानी कि जब आप डिफरेंट एरिया में हैं, आप एक दूसरे की सप्लाई चेन में भी नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट, यू आर जस्ट डूइंग लेट्स से टाई अप मार्केटिंग करने के लिए। तो एक तरह से समझ लो, अगर शुगर के प्रोडक्ट्स में हम एक बोट का प्रोडक्ट फ्री करेंगे तो एक तरह का मार्केटिंग हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो जाएगी, राइट। एग्जाम्पल उबर और स्पॉटिफाई, बीच में उबर और स्पॉटिफाई का इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन हुआ था, जहां उबर की गाड़ियों में स्पॉटिफाई के गाने बजते थे। तो ये एक तरह का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरसेक्शनल। वैसे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप गूगल करोगे ना एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन तो आपको भर भर के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, व्हेन द बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरिया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। व्हेन द बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरिया अग्री टू शेयर स्पेशल नॉलेज एडवांसमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कोलैबोरेट इज नोन एज इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कोलैबोरेशन, मैन्युफैक्चर वाला मार्केटिंग वालों से कोलैबोरेट कर रहा है। रेफरल्स जो होते हैं, रेफर करो, टाई अप्स जो होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, ये सारे हो जाएंगे आपके इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल यानी जब आप सेम बिजनेस वाले से कोलैबोरेट करते हैं,
वर्टिकल यानी जब आप अपने सप्लाई चेन वालों से कोलैबोरेट करते हो, इंटरसेक्शनल मतलब कंप्लीट डिफरेंट फंक्शनल एरिया वाले के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो। उसके बाद जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर यानी जब टू और मोर बिजनेस फॉर्म अ न्यू कंपनी, जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस आपस में मिलकर के एक नई कंपनी बना करके बिजनेस करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी। नॉर्मली जॉइंट वेंचर में क्या होता है ना, हम लोग मिलकर के एक नई कंपनी बनाते हैं। जैसे वो विस्तारा वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, टाटा एयरलाइंस एक अलग कंपनी है, सिंगापुर एयरलाइंस एक अलग कंपनी है, दोनों ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई टाटा सिया एयरलाइंस। तो उन्होंने दो लोगों को साथ में बिजनेस करना था, एक नया बिजनेस करना था, तो वो नया बिजनेस करने के लिए दोनों ने मिलकर के एक नई कंपनी बना दी, एक न्यू कंपनी बना दी। तो एक तरफ है समझ लो टाटा एयरलाइंस, एक तरफ है आपकी टाटा एयरलाइंस और दूसरी तरफ है आपकी सिंगापुर एयरलाइंस। ठीक है, ये दोनों दो सेपरेट कंपनी हैं। अब दोनों को इंडिया में विस्तारा फ्लाइट चलानी थी, अब उसके लिए दोनों ने मिलकर के एक नई कंपनी बना दी जिसका नाम है टाटा सिया एयरलाइंस। टाटा सिया एयरलाइंस ये हो जाएगी आपकी जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है ना, दो लोग मिलकर के एक नई कंपनी बनाते हैं, क्या करते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं, वो होता है आपका जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और मोर बिजनेसेस फॉर्म अ न्यू कंपनी एंड द न्यू कंपनी हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी एंड इट्स प्रॉफिट आर स्प्लिट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है, आपसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। ये आपका जॉइंट वेंचर का एग्जांपल। थर्ड इज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टअप वाले चैप्टर में कि प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में बताया था, याद करो जब मैं आपको एंजल इन्वेस्टिंग समझा रही थी, स्टार्टअप का सीड फंडिंग सीरीज फंडिंग स्टार्टअप वाले चैप्टर में, वहां पर मैंने आपको बताया था प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यस, प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है, आप एक कंपनी में इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में थोड़ा मोटा स्टेक लेते हैं। मोटा स्टेक यानी कि थोड़ा ज्यादा शेयर्स लेते हैं, लेट्स से 10%, 5%, 10%, 20%, 25%। और उससे क्या होता है ना, उनको थोड़ा सा कंट्रोलिंग राइट मिल जाता है उस दूसरी कंपनी में। तो ये भी एक तरह का कोलैबोरेशन होता है, नॉट एग्जैक्टली कोलैबोरेशन बट दिया है तो पढ़ लेंगे। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि कुछ इन्वेस्टर्स लोग होते हैं ना जो कंपनीज में स्टार्टअप्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं 10%, 20%, और जिससे कि ना उनको उस कंपनी में थोड़ा कंट्रोलिंग स्टेक मिल जाता है तो वो उस कंपनी को कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो दैट इज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, कंपनी एक्वायर्स अ माइनर स्टेक, it can be 10% or 5% or 10% or 20% equity stake in another business in exchange of monetary investment। हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, मॉनेटरी क्या बोलते हैं, हमें स्टेक मिलता है, क्यों, क्योंकि बदले में हम इन्वेस्ट करते हैं, हम पैसा लगाते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है, इक्विटी मिलती है। तो सच एक्सचेंजेस कैन accompany other types of collaboration and to a certain extent agreed up to excess of decision making। क्या होता है ना इस केस में, बहुत बार जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, स्टार्टअप वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है ना तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को ना थोड़ा कंट्रोलिंग राइट मिल जाता है दूसरी कंपनी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल फंडिंग टू स्टार्टअप ऑन इक्विटी बेसिस, स्टार्टअप्स को जैसे फंडिंग करते हैं जैसे शार्क टैंक, वैसे शार्क टैंक में तो वो लोग सिर्फ 1-2% खरीदते हैं, 1%, 2%, उसको हम प्राइवेट इक्विटी नहीं बोलते हैं। जब थोड़ा मिनिमम आप 5% लो, 10% लो, 15% लो, जहां आपको एक कंट्रोलिंग स्टेक मिल जाता है, तो दैट वी कैन से एज अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो ये एक तरह का 5 आपके टाइप्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरसेक्शनल, जॉइंट वेंचर एंड प्राइवेट इक्विटी। जल्दी से बताओ समझ में आया। Ma'am, can we say that horizontal collaboration means a collaboration of business organization having similar nature? हाँ, यस, सिमिलर नेचर या सिमिलर फंक्शंस, Object. सिमिलर फंक्शंस और सिमिलर नेचर, हाँ बोल सकते हो आप ये। And intersectional collaboration means collaboration of business firms having unsimilar nature or अनसिमिलर कोई, different राइट function, इज नॉट द राइट वर्ड, इंस्टेड ऑफ अनसिमिलर यू शुड राइट डिफरेंट। different functions. हाँ,
And ma'am, vertical collaboration is, see, for example, if we go to MACD, we are given the Coke of drink of Coke company, Coca-Cola. So is that a vertical collaboration? कह सकते हैं। अगर अगर मैकडी वालों ने कोक के साथ कुछ कोलैबोरेशन किया होगा कि हम आपका ही प्रोवाइड करेंगे। पेप्सी प्रोवाइड करते हैं, आई गेस वो लोग कोक नहीं करते हैं, कोक करते हैं कि Yes, पेप्सी? Pepsi, Pepsi, Pepsi. पेप्सी करते हैं ना। Yes, ma'am. तो अगर उनका कोलैबोरेशन हुआ होगा कि हाँ आप हमें इस प्राइस पे दो, हम आप ही का प्रोडक्ट सेल करेंगे, सो वी कैन कॉल इट अ वर्टिकल कोलैबोरेशन इफ दे हैव दैट अग्रीमेंट। Ma'am, one more, Ishita Agarwal class 10 had you mentioned. हाँ नहीं, इट इज नॉट, बिकॉज हाँ सेम ही है। It is same, ma'am. हाँ Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कोलैबोरेशन, अब देखो बाकी फॉरेन कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेन कोलैबोरेशन के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में। तो आप लोग सभी को याद जाएंगे पेज नंबर 233 में। पहले अपन जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी को याद जाएंगे पेज 233 में। मैम आपने ओके, आप लिख सकते हो, आप पहले डेफिनेशन लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख। अब आ जाओ आप लोग पेज नंबर 233 में। आप लोग आ जाइए पेज नंबर 233 में, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से पेज नंबर 233 में आ जाएंगे। यस, जॉइंट वेंचर बहुत इजी है। जॉइंट वेंचर मतलब जब दो बिजनेसेस या दो एंटिटीज या दो इंडिविजुअल्स आपस में मिल करके साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में प्रॉफिट शेयर करते हैं, साथ में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जॉइंटली कंट्रोल करते हैं, जॉइंटली अपने एक्सपर्टीज अपने स्किल्स यूज करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस कंबाइन करते हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट नाम से समझ में आ रहा है जॉइंट। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन बहुत ईजी है जॉइंट वेंचर की। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर एक ऐसा एंटरप्राइज है जिसमें कम से कम दो इन्वेस्टर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग साथ में ओनरशिप शेयर करते हैं, कंट्रोल शेयर करते हैं, राइट्स शेयर करते हैं। प्लीज ये बात जरूर से समझ लेना, जॉइंट वेंचर में किसी एक का अधिकार नहीं होता है, दोनों का अधिकार होता है। दो लोग मिल करके जब जॉइंट वेंचर करते हैं तो उस जॉइंट वेंचर पे दोनों का जॉइंट कंट्रोल होता है, जॉइंट राइट्स होता है, जॉइंट ओनरशिप होता है। एंड इट कैन बी ऑन वन प्रोजेक्ट बेसिस ओनली और कंटिन्यूस बेसिस। जॉइंट वेंचर किसी भी पर्पस के लिए बनाई जा सकती है, या तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे परपेचुअल जॉइंट वेंचर भी बनाई जा सकती है, या कुछ सालों के लिए भी बना सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी बना सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट मिला है, ये प्रोजेक्ट करने के लिए हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा। तो जॉइंट वेंचर आप किसी या तो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकते हो, या फिर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे भी आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर इज अ मेजर डिसीजन। बिजनेसेस ऑफ एनी साइज कैन यूज जॉइंट वेंचर टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और टू कोलैबोरेट। शॉर्ट टर्म बकवास दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कोई भी जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा बिजनेस ही जॉइंट वेंचर करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस में आपस में कोलैबोरेट करके जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ में ना जॉइंट वेंचर का बेसिक डिक्शनरी मीनिंग दिया हुआ है कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, उसी चीज को बार बार दिया हुआ है अलग अलग लैंग्वेज में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है जॉइंट वेंचर एक ऐसा एंटरप्राइज है जो जॉइंटली दो या दो से ज्यादा लोग करते हैं। तो ये तो इसको मत करो, हाईलाइट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, काट सकते हो रिपीटेड। उसके बाद जॉइंट वेंचर एक ऐसी एंटिटी है जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज बनाती हैं। तो ये तो फिर से रिपीटेड है, टू अंडरटेक एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टुगेदर। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि कोई बिजनेस साथ में करने के लिए जब दो पार्टी साथ में मिलके जॉइंट वेंचर एंटिटी बनाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं जॉइंट वेंचर एंटिटी। और उसमें क्या होता है, दो पार्टीज अग्री करते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टीज अग्री करते हैं टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी। जॉइंट वेंचर में एक नई एंटिटी जो है बनती है और आपस में वो रेवेन्यू शेयर करते हैं, एक्सपेंसेस शेयर करते हैं, कंट्रोल शेयर करते हैं। दे शेयर आपस में प्रॉफिट लॉस कंट्रोल
सारी जॉइंट वेंचर पार्टीज आपस में शेयर करते हैं। और ये जॉइंट वेंचर पार्टीज जनरली या तो सिंगल प्रोजेक्ट के लिए भी बनाई जा सकती है या एंड जनरली क्रिएटेड फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट एंड मे हैव अ लिमिटेड टाइम स्पैन। यहाँ पर आपको क्या बोल दिया गया कि बहुत बार लोग जॉइंट वेंचर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं जनरली, और कई बार लिमिटेड टाइम के लिए बनाते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। एंड द यूज ऑफ सेपरेट एंटिटी अलाउज द पार्टी टू लिमिट द लाइबिलिटीज एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप। एक बात ध्यान रखना कि जो जॉइंट वेंचर एंटिटी होती है वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि हम एक नई एंटिटी बनाते हैं तो उसकी खुद की जो है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है, राइट। उसके बाद ये पैराग्राफ काट दो, बाद में आ जाएगा फिर से। अब यहाँ पर भी फिर से उसी चीज को रिपीटेड दिया हुआ है कि जॉइंट वेंचर क्या है, एक एसोसिएशन है ऑफ 2 और more इंडिविजुअल्स who combine and pool their expertise, resource, skill, knowledge together। यहाँ पर बोल दिया जॉइंट वेंचर एक ऐसा एसोसिएशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो अपनी एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज, स्किल्स सब मिला करके साथ में बिजनेस करते हैं। बकवास, मतलब वही समझ लो, ये 3 डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के उसी चीज को 3 बार लिख दिया है। तो जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर बस, ठीक है। उसके बाद जॉइंट वेंचर को हम शॉर्ट में जेवी बोलते हैं। जेवी, प्यार से हम जॉइंट वेंचर को क्या बोलते हैं, जेवी बोलते हैं। और टिपिकली फॉर्म्ड ईदर बाय इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंटिटीज और पार्टनरशिप्स। जॉइंट वेंचर कोई भी बना सकता है, हम और आप जैसे इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं, बिजनेसेस भी बना सकते हैं, कंपनीज या पार्टनरशिप भी बना सकती हैं। और जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जॉइंट वेंचर के, उनको अपन कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। हम जॉइंट वेंचर में क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हम जॉइंट वेंचर बना रहे हैं 2 लोग मिलके, तो हम क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, पैसे के फॉर्म में हो सकते हैं जिसको अपन कैपिटल बोलते हैं, सर्विस के फॉर्म में हो सकते हैं, फिजिकल असेट के फॉर्म में होते हैं कि मैंने अपनी जमीन दे दी जॉइंट वेंचर के लिए, इक्विपमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं कि मैंने अपनी भाई प्रॉपर्टी दे दी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकते हैं जॉइंट वेंचर कंट्रीब्यूशन। हमने आपको अपना ट्रेडमार्क यूज करने दिया, हमने आपको अपना डोमिनोज का ट्रेडमार्क यूज करने दिया, हमने आपको अपनी डोमिनोज की रेसिपी यूज करने दी। यस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकता है सॉफ्टवेयर और पेटेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो हम जब जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो हम किन किन तरीकों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैपिटल के फॉर्म में, एसेट के फॉर्म में, इक्विपमेंट के फॉर्म में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म में, सर्विसेज के फॉर्म में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बिजनेसेस हु डज नॉट हैव इंडिविजुअली हैव द कैपेसिटी एक्सेट्रा, बकवास दिया हुआ है कि इंडिविजुअली जो लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर के जॉइंट वेंचर बना लेते हैं जिससे उनको बिजनेस करना ईजी हो जाता है। उसके बाद जेवीज आर ऑल्सो कॉमन इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर जॉइंट वेंचर्स होते हैं। जॉइंट वेंचर्स में भी फॉर्म टू कंडक्ट रिसर्च वर्क करने के लिए भी या मैन्युफैक्चर करने के लिए भी आप जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिया है यहाँ पर आपको इंडिया में जॉइंट वेंचर्स का, क्या क्या दिया है। इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग लिमिटेड, ये एक जॉइंट वेंचर है रुचि सोया और इंडियन ऑयल के बीच में। रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है आपकी एनटीपीसी और गेल के बीच में, गवर्नमेंट कंपनीज। महानगर गैस लिमिटेड, ये भी आपका बीजी गैस ऑफ यूके और गेल इंडिया, ये यूके की कंपनी और इंडिया की कंपनी के बीच में जॉइंट वेंचर है। पेट्रोनेट एलएनजी बहुत फेमस है, हमारी पीएसयूज के बीच का जॉइंट वेंचर है। बीपीसीएल, गेल इंडिया, ओएनजीसी, आईओसीएल, ये सबका जॉइंट वेंचर है पेट्रोनेट एलएनजी। यस, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जॉइंट वेंचर के। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आ जाओ। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, कुछ नहीं, जॉइंट वेंचर की 3-4 डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, तो आप 1-2 डेफिनेशन भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। जॉइंट वेंचर के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये इसमें से 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल नाम से समझ में आ रहा है ऐसा कॉरपोरेशन जो एक से ज्यादा देशों में काम करता है, एक से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस करता है, उसको अपन बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो अगर आपको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनाना है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि अगर आपको एक से ज्यादा कंट्रीज में काम करना है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो अभी अपन ने पढ़ा जॉइंट वेंचर बना लो, उस कंट्री में, जिस कंट्री में आपको बिजनेस करना है उस कंट्री में जॉइंट वेंचर बना लो। दूसरा सब्सिडरीज
सब्सिडी बना लो। याद करो मैंने आपको बताया था सबसे इजी तरीका होता है किसी कंपनी में एंटर करने के लिए, उस कंट्री में आप या तो ब्रांच ऑफिस खोल लो। ब्रांच ऑफिस याद करो, एफडीआई वाले चैप्टर में पढ़ा था, ब्रांच ऑफिस, लिएजन ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस वाला। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। अगर आपको दूसरी कंट्री में बिजनेस करना है, आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो, या उस कंट्री में आप सब्सिडरी बना सकते हो, या जॉइंट वेंचर बना सकते हो, या फ्रेंचाइज अग्रीमेंट कर सकते हो। फ्रेंचाइज जैसे ये मैगडी वाला मॉडल चलता है, फ्रेंचाइज वाला, जिसमें आपको रॉयल्टी पे की जाती है। और एक होता है टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट ना थोड़ा अलग होता है, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें लगती है ना, वो अपन आउटसोर्स कर देते हैं, और फिर एक कंपनी होती है जो हमारा पूरा बिजनेस सेटअप करके हमें देती है, सो दैट वी कैन रन दैट बिजनेस। वो होते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो बस आप नाम ही देख लो टर्न की प्रोजेक्ट्स। इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं दिया, बस नाम ही दिया है, कुछ एक सिंगल डेफिनेशन तक नहीं दी है, राइट। सो आपको अगर अलग अलग देशों में बिजनेस करना है तो उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फ्रेंचाइज के थ्रू आप कर सकते हो, ब्रांच ऑफिस बना करके कर सकते हो, सब्सिडरी बना के कर सकते हो, या जॉइंट वेंचर बना के कर सकते हो, या टर्न की प्रोजेक्ट्स के थ्रू कर सकते हो। ये 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बना सकते हो। तो अगर आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनाना है तो यू कैन गो फॉर फ्रेंचाइज मॉडल ऑल्सो, or you can go for holding subsidy model, or you can go for joint venture model, or you can go for different branch office, or you can go for turnkey projects। ठीक है मैम, जॉइंट वेंचर मीन्स जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट एसेट्स, जॉइंट, हाँ लिख सकते हो। ये तो कंपनीज एक्ट वाला डेफिनेशन है ना। वैसे यहाँ पर आपको कंपनीज एक्ट वाला डेफिनेशन लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर इधर आता है ना क्वेश्चन जॉइंट वेंचर के बेसिस पे, तो आप इससे आपको 2-3 लाइन्स लिखनी होगी, मतलब कीवर्ड्स आपको देखना पड़ेगा ना। जैसे ये वाली डेफिनेशन अच्छी है, ये वाली डेफिनेशन तो लिख ही देना, ये वाली डेफिनेशन अच्छी है जॉइंट वेंचर की। जॉइंट वेंचर इज एन एंटरप्राइज इन विच 2 or more इन्वेस्टर्स शेयर ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, राइट्स एंड ऑपरेशंस। यस, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, उनका ध्यान रखना है आपको। वो आप लिख सकते हो, वो वाला भी आप लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट इनफ। उसके साथ आपको इसमें से जो जो मैंने हाईलाइट करवाया है उसमें से भी पॉइंट्स ऐड करने होंगे। यस, Ma'am, one doubt. हाँ। What is the difference between franchising and licensing, ma'am? बिल्कुल अलग है। लाइसेंसिंग तो अलग होता है, लाइसेंसिंग तो आपको गवर्नमेंट से लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल So, is एल्कोहल, it like a joint venture? नो नो नो, लाइसेंस तो अलग होता है। कोई कोई बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, अगर आपको एल्कोहल का बिजनेस करना है तो आप बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस ले नहीं कर सकते। आपको पेट्रोल पंप खोलना है, पेट्रोल पंप खोलना है तो आप बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस ले नहीं कर, वो तो अलग ही है, मतलब दोनों कंपेरेबल ही नहीं है। लाइसेंस कंसेप्ट अलग है और फ्रेंचाइज कंसेप्ट पूरा अलग है, दे आर नॉट इवन Ma'am, सिमिलर। what is the example of turnkey projects? वो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, छोड़ दो उसको। टर्नकी प्रोजेक्ट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट्स होता है जिसमें हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है ये, जिसमें हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आउटसोर्स कर देते हैं वर्क। हम उनको पूरा बिजनेस के लिए पूरा वो अरेंजमेंट्स करते हैं, एंड व्हेन बिजनेस इज रेडी टू स्टार्ट एंड देन दे हैंड ओवर द बिजनेस टू द कंपनी। पूरा अलग ही कंसेप्ट होता है। या बहुत डिटेल में इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर हो सकता है, आपको नहीं पढ़ना है, बस नाम दिया हुआ है एंड इसकी डेफिनेशन एंड ऑल नहीं दी हुई है आपके Ma'am, मटेरियल में। outsourcing is business collaboration, no? Outsourcing. आउटसोर्सिंग नॉट एग्जैक्टली। आउटसोर्स करना मतलब अपना काम किसी और को दे देना कि तुम करके पूरा दो। सम आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट्स कैन बी कॉल्ड एज बिजनेस कोलैबोरेशन। Okay, ma'am. Indian Bank and Allahabad Bank and some banks have got merged, no? So merging is similar to joint venture. मर्जिंग तो अलग हो गया। मर्ज मतलब आप लोग जॉइंट वेंचर में क्या होता है ना, देखो मर्जर और जॉइंट वेंचर में क्या, कोलैबोरेशन में क्या अंतर है। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, कंपनी नंबर 1 एंड कंपनी नंबर 2, ठीक है, ये दोनों साथ में मिलकर के बिजनेस कर, ये अपना अलग बिजनेस कर रही है और ये भी अपना अलग बिजनेस कर रही है। अब इनको कुछ नया बिजनेस करना था साथ में, तो वो नया बिजनेस साथ में करने के लिए इन लोग ने कंपनी नंबर 3 बना दी
और कुछ दूसरा ही बिजनेस कर रहे हैं ये लोग कंपनी नंबर 3 के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, कंपनी नंबर 1 और कंपनी नंबर 2 अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है, वो अपना सेपरेटली कर भी रहे हैं। मतलब कंपनी नंबर 1 अपना अलग बिजनेस भी कर रही है, कंपनी नंबर 2 अपना अलग बिजनेस भी कर रही है। जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर और फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे हैव मेड अ न्यू जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर है। मर्जर में क्या होता है, वो बंद हो जाती है, वो पुरानी कंपनी बंद मर गई। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया, एक कंपनी थी वोडाफोन, एक कंपनी थी आइडिया, अब वो दोनों ने मिलकर वीआई बना ली और ये पुरानी कंपनी मर गई। मर्जर थोड़ा सा अलग है। मर्जर अमेलगमेशन में क्या होता है कि वो कंपनी दोनों मर्ज हो गई, अब पूरा ही बिजनेस वो लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता है। जॉइंट वेंचर में जो पुरानी कंपनी है, जैसे कंपनी नंबर 1 कंपनी नंबर 2 अलग कंपनीज है, कंपनी नंबर 1 अपना अलग बिजनेस कर रही है, कंपनी नंबर 2 अपना अलग बिजनेस कर रही है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, उसके लिए दोनों ने एक नया जॉइंट वेंचर बना लिया। बट इट डजंट मीन दैट दे आर सेम। कंपनी नंबर 1 इज सेपरेट, कंपनी नंबर 2 इज सेपरेट एंड कंपनी नंबर 3 इज सेपरेट। तो ये एक डिफरेंस होता है। आपको समझ में आया डिफरेंस? मर्जर अमेलगमेशन थोड़ा सा अलग होता है। Yes, ma'am. We'll study it in company law, right? हाँ यस, आप लोग Compromise. यस आप लोग इसको कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। बहुत फुद्दू है, बहुत ज़्यादा फुद्दू है, बहुत ईजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आ जाता है एग्जाम में तो माता रानी को धन्यवाद कर देना और उसके बाद लिखना। जैसे बीकॉम में आंसर्स लिखते थे ना, और जैसे आपके 11th-12th में एडवांटेज डिसएडवांटेज, वैसा ही है। बहुत ईजी है, इसको आप बस साइड हेडिंग को याद कर सकते हो, अंदर का आप अपने मन से लिख सकते हो। साइड हेडिंग को याद कर लेना, अंदर का आप अपने मन से बना के लिख सकते हो। अंदर के पॉइंट्स रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के एडवांटेज क्या हो जाएंगे? रिस्क शेयरिंग। रिस्क आपस में जब एक अकेला बंदा कर रहा है तो रिस्क पूरा मेरा है, बट जब 2 कंपनी मिलकर बिजनेस कर रही है तो रिस्क बढ़ गया, रिस्क डिवाइड हो गया। तो रिस्क शेयरिंग एक बहुत बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज है जॉइंट वेंचर का। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि कॉस्ट कम हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि बेनिफिट ऑफ लार्जर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जब 2 कंपनी अलग अलग प्रोडक्शन कर रही है तो दोनों का फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा, तो खर्चा ज्यादा आएगा। लेकिन जब 2 कंपनीज मिल करके जॉइंटली बिजनेस करेगी तो हम लार्जर स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट तो कम होगा, तो टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा। तो वी विल गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कैसे? बाय पूलिंग आवर रिसोर्सेज एंड अचीविंग द क्रिटिकल मास। अपने रिसोर्सेज पूल करके मतलब इकट्ठा करके, हमारे रिसोर्सेज मिला करके वी कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तीसरा, मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस, आप अकेले अगर बिजनेस करोगे तो इंटरनेशनल बिजनेस करना मुश्किल होगा, ग्लोबल मार्केट एक्सेस करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप 2 लोग मिलकर के बिजनेस करोगे ना तो आपके लिए मार्केट एक्सेस करना ज्यादा इजी हो जाएगा। कस्टमर ढूंढना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू नया मार्केट में एंटर करना इजी हो जाएगा। मार्केट एक्सेस आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मार्केट एक्सेस इंस्टेंट, जॉइंट वेंचर के थ्रू आप इंस्टेंट एक्सेस स्टैब्लिश कर सकते हो। यस, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर सकते हो, कस्टमर बेस अपना बढ़ा सकते हो। सिमिलर पॉइंट, एक्सप्लोरिंग ग्लोबल मार्केट। अकेले बिजनेस करने में, इंटरनेशनल जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप जो मर्ज हो जाओगे तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, तो फिर फॉरेन मार्केट भी एक्सेस करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इट प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू एंटर फॉरेन मार्केट, ठीक है। उसके बाद इजी एक्विजिशन ऑफ अदर एंटिटी। अगर ये आपको जॉइंट वेंचर करने के बाद अक्वायर करना है दूसरी एंटिटीज को तो वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। व्हेन अ कंपनी वांट्स टू अक्वायर अनदर बट कैन नॉट ड्यू टू कॉस्ट, साइज, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन, टीम अप विद अ जेवी पार्टनर एंड कैन बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। आपको किसी कंपनी को अक्वायर करना है लेकिन आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो आप जेवी पार्टनर के साथ मिलकर कर सकते हो। फिर हो जाएगा आपका कॉस्ट एफिशिएंसी, वही सेम इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला पॉइंट कि आपका कॉस्ट कम हो जाता है। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी सेटअप करने में अकेले मुश्किल हो सकती है, लेकिन जॉइंट वेंचर के साथ आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है और कॉस्ट शेयरिंग हो जाती है इजी। कॉस्ट शेयरिंग हो जाती है तो खर्चा कम हो जाता है, रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है। लास्टली, फ्लेक्सिबल इन नेचर। आजकल लोग क्या बोलते हैं, जो जॉइंट वेंचर बनाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाते हैं कि जब मन करेगा कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो खत्म कर देंगे। तो जेवी में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि ईच पार्टिसिपेंट के पास फ्रीडम होती है टू सॉरी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस नहीं कर सकते। आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस करो, उसके साथ जो आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो
उसका बिजनेस अलग है. डज इट मीन दैट यू कैन नॉट डू सेपरेट योर ओन इंडिविजुअल बिजनेस? नो, देयर इज फुल फ्रीडम. जॉइंट वेंचर अलग है, आपका इंडिविजुअल बिजनेस अलग है. यू हैव फुल फ्रीडम टू कंटिन्यू विथ योर इंडिविजुअल बिजनेस. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है. तो ये सब साइड पॉइंट्स आप याद कर लेंगे, अंदर का अपने मन से लिख सकते हैं. बहुत ईजी है, नो नीड ऑफ फर्दर एक्सप्लेनेशन. एडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर. उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 235 में डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर. बहुत ज्यादा इजी है. डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर. डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर. अगेन साइड हेडिंग याद कर लेना, अंदर का अपने मन से लिख देना. पूरा रटने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन लिख सकते हो. एक एक लाइन पढ़ लेना, बहुत है, पूरा मत रटना. डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर. पहला, रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी वेयर फुल कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर जेवी प्रोजेक्ट. अगर कोई जेवी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, डिफिकल्ट है, तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन और टाइम उसमें देना पड़ता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है. सो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि सम फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, सम प्रोजेक्ट रिक्वायर फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड दस द साइमल्टेनियस वर्क मे बी इम्पॉसिबल. काफी है. नेक्स्ट, लैक ऑफ इक्वल इन्वॉल्वमेंट. कई बार क्या होता है कि दो लोग मिलकर जॉइंट वेंचर बनाए, लेकिन एक कंपनी पूरा ध्यान दे रही है लेकिन दूसरी कंपनी ध्यान नहीं दे रही है. ऐसा होता है ना कि दोनों का फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक का ध्यान है एक का ध्यान नहीं है. एक इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है. जैसे कि रिलेशनशिप में एक बंदा पूरा इन्वेस्टेड है, दूसरा बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है. सो ये हो जाएगा लैक ऑफ इक्वल इन्वॉल्वमेंट. ये एक डिसएडवांटेज होता है. अगर दोनों पार्टीज इक्वली इन्वॉल्व नहीं है तो इट कैन बी अ डिसएडवांटेज. तो इक्वल इन्वॉल्वमेंट फॉर्म फ्रॉम ऑल जेवी पार्टनर्स. जितने भी जेवी पार्टनर्स होते हैं सबसे इक्वल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल. और अगर ये नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी. दूसरा, कल्चरल डिफरेंसेस. जेवी मोस्टली डिफरेंट कंट्रीज में होता है, तो हमारे कल्चर अलग अलग होते हैं. इंडियन कल्चर, फॉरेन कल्चर बहुत अलग है. तो अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिकन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करेगी तो कुछ कल्चरल डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया का कल्चर अलग है, फॉरेन का कल्चर अलग है. सो डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल में लीड टू पुअर कोऑर्डिनेशन. इससे हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम जाए, तो ये एक डिसएडवांटेज है. एक्सटेंसिव रिसर्च एंड प्लानिंग रिक्वायर्ड. ऐसे चुटकियों में हलवा बनाने वाला काम नहीं है कि चुटकी बजाई हलवा बना लिया. ऐसा नहीं होता भैया. जॉइंट वेंचर करना है तो हलवा नहीं है, ये जलेबी है. आपको पूरा प्रॉपर रिसर्च एंड प्लानिंग करना पड़ेगा. सो इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग. इट रिक्वायर्स टाइम, efforts. You have to do lot of research and planning, then only your JV will be successful. So that is the disadvantage. Next है lack of clear communication. JV दो पार्टनर मिल करके कर रहे हैं, तो अगर उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही से नहीं होगा तो JV फेल हो जाएगा. अब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू डिफरेंट टाइम होराइजन. जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट टाइम होराइजन होता है. इंडिया में अभी बज रहे हैं 6:30 शाम के. यूएस में बज रहे होंगे सुबह के 5, नहीं, सुबह के 7:30 बज रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट. तो टाइम होराइजन अलग अलग होता है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट गोल्स अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट इज अनरिलायबल पार्टनर. अनरिलायबल यानी कि अगर आपका पार्टनर भरोसेमंद नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो जेवी गया भाड़ से. तो आपका पार्टनर जो है, जॉइंट वेंचर पार्टनर जो है, रिलायबल होना चाहिए. जस्ट लाइक आपका रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर फ्रॉडस्टर है, वो चीटिंग कर रहा है आपके साथ, तो भाई चलेगा क्या? नहीं चलेगा. आप यहाँ शादी के सपने सजा के बैठे हो, वहां आपका पार्टनर चीट कर रहा है, तो फिर कैसे वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा. अनरिलायबल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए. पार्टनर्स हमेशा रिलायबल होने चाहिए जिस पे आप भरोसा कर पाए. सो बिकॉज ऑफ सेपरेट नेचर इट इज पॉसिबल दैट पार्टनर्स डू नॉट डिवोट 100% ऑफ देयर अटेंशन एंड बिकम अनरिलायबल. कई बार अगर आपका पार्टनर अनरिलायबल बन गया, 100% अटेंशन नहीं दे रहा है, तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है. एंड लास्ट इज क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटर. तो कई बार क्या होता है, जेवी से आपके कॉम्पिटिटर बढ़ जाते हैं. JV is the another potential disadvantage is possibility of the creation of the competitor or potential competitor in the form of own JV partner. आपका खुद का JV पार्टनर आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है एक प्रकार से. तो ये बहुत ईजी है. एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके साइड हेडिंग्स याद कर लेना, अंदर का आप एक एक लाइन अपने मन से लिख सकते हो. वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजी टू एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर. ये भी बहुत इजी है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरह. एकदम फुद्दू था ना, एकदम इजी था. एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम उसी तरह. स्ट्रैटेजीज भी बहुत इजी है, इसको हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप स्ट्रैटेजीज के थ्रू. सच में बता रही हूँ, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए.
अब देखो, आपको अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना है, तो कैसा ढूंढोगे? जो भरोसेमंद होगा, जो रिलायबल होगा, वैसा जिसके साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा, जो इक्वली एफर्ट्स डालेगा, उसके साथ वैसा लाइफ पार्टनर ढूंढोगे। ऐसा आजकल जेंजी वालों का तो अलग ही हो गया है। यस, क्या क्या टर्म्स आ गए हैं नए नए। सो सिचुएशनशिप, सिचुएशनशिप तो नहीं करोगे अगर आपको लाइफ पार्टनर चाहिए। तो रिलेशनशिप के लिए आप कैसी स्ट्रैटेजीज बनाओगे? सेम वही स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी जेबी पार्टनर ढूंढने के लिए या जॉइंट वेंचर करने के लिए। आपको अपना पार्टनर ढूंढना है और उसके साथ जॉइंट वेंचर करना है। सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर? सबसे पहला है, अच्छा पार्टनर ढूंढो। अच्छा पार्टनर, देखो, अगर आप बुरा पार्टनर ढूंढोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अच्छा पार्टनर ढूंढोगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। सेम उसी तरह आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव जेबी पार्टनर। आप अगर ऐसा जॉइंट वेंचर पार्टनर ढूंढोगे जिसके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना रिसोर्स है, ना स्किल्स है, तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा वो हमारे जॉइंट वेंचर में? कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसा जॉइंट वेंचर पार्टनर ढूंढना चाहिए जिसके पास अच्छी रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, मनी है, बिजनेस है, स्किल्स है, ताकि आप लोग साथ में मिलके कंट्रीब्यूट कर पाओ एंड साथ में अच्छा बिजनेस कर पाओ। सो व्हाट आर द, हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ फॉर्मिंग अ सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर। एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करने की स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती हैं? इसका मेमोरी टेक्निक है रिलेशनशिप स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले तो आपको अच्छा पार्टनर ढूंढना है, गुड पार्टनर, राइट? सो फर्स्ट इज द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर शुड बी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। आपका पार्टनर अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है तो उसके साथ आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पार्टनर और आपके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप साथ में शादी कर पाओगे, नहीं तो कैसे शादी करोगे? सेम उसी तरह बिजनेस करने के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर ट्रस्ट नहीं है तो साथ में बिजनेस नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट इज डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। दोनों के बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, विच शुड बी इजी टू मेंटेन, विच शुड बी फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल, इंटेलेक्चुअली रिवॉर्डिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग। जो कि इंटेलेक्चुअली रिवॉर्डिंग हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसा आपका दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। तीसरा, चौथा, इक्वल कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर पूरा एफर्ट्स लगा रहा है जेबी के लिए और दूसरा पार्टनर का ध्यान ही नहीं है, नहीं चलेगा। दोनों पार्टनर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऑल द पार्टनर शुड हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, कैपिटल एक्सेट्रा। दोनों को कैपिटल लगाना चाहिए, दोनों को स्किल्स अपना यूज करना चाहिए, दोनों को एफर्ट्स लगाना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ये हमेशा रिटर्न में होना चाहिए, नहीं तो बाद में झगड़े होते हैं। बाद में झगड़े होंगे कि तुम्हारा प्रॉफिट इतना है, मेरा प्रॉफिट इतना है, तुमने इतना कैपिटल दिया, हमने इतना कैपिटल दिया, नहीं ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये पैसा हमारा है। बाद में झगड़े होंगे। सो ऑलवेज इट शुड बी इन राइटिंग एंड मस्ट क्लियरली डिफाइन ऑल द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। चौथा, लिमिट द स्कोप ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का स्कोप लिमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या काम किसकी कंसेंट के साथ कर सकते हैं, कौन सा काम करने के लिए किसकी कंसेंट लगेगी, कि इसकी कंसेंट के बिना ये काम नहीं किया जा सकता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट द स्कोप ऑफ जॉइंट वेंचर शुड बी डिफाइंड, बाउंड्री शुड बी डिफाइंड, कि ये काम तुम मुझसे बिना पूछे नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे रिलेशनशिप में बाउंड्रीज आप डिफाइन करते हैं कि आप अपनी एक्स से बात नहीं कर सकते मुझसे बिना पूछे, बाउंड्रीज, लिमिट हमने डिफाइन कर दिया। यस, और स्कोप ऑफ जॉइंट वेंचर कैन बी इंक्रीज विद द म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट के साथ हम इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द स्कोप और द लिमिट ऑफ जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट इज वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल। एक अच्छा वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल होना चाहिए। बिजनेस मॉडल जो कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर बताएगा कि आप बिजनेस किस तरह से करेंगे। यू शुड हैव अ वेल डिफाइंड बिजनेस ऑफ यू शुड हैव अ वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड लास्टली इज एग्जिट रूट होना चाहिए। एग्जिट रूट यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने जॉइंट वेंचर बना दिया तो सालों साल चलेगा। एग्जिट रूट होना चाहिए कि अगर नहीं जमा, फेल हो गया, तो हम बंद कर देंगे इस जॉइंट वेंचर को। रिलेशनशिप में एग्जिट रूट होना चाहिए कि तेरे को नहीं जमा, मेरे को तो नहीं जमा, हम बता देंगे, हम अलग अलग हो जाएंगे। डिवोर्स, शादी में डिवोर्स होता है ना, एग्जिट रूट। एग्जिट रूट क्या है? डिवोर्स, कि अगर नहीं जमा तो डिवोर्स। सेम उसी तरह जॉइंट वेंचर, अगर झगड़े हो गए या फिर बंद करना है, फेल हो गया, तो एग्जिट रूट होना चाहिए कि हम इस जॉइंट वेंचर को बंद कैसे करेंगे। सो आपको एग्जिट रूट क्लियरली पहले से ही डिफाइन करना होगा। सो यू हैव टू क्लियरली एस्टैब्लिश
protocols in beginning itself regarding unwinding, that is unwinding matlab regarding exit route or closing whenever there is any dispute or it fails to meet the expectation. So these are the strategies of building a successful joint venture. अगर आप एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर बनाना चाहते हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा. पहला, अच्छा पार्टनर ढूंढे, आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव जेवी पार्टनर. उसके बाद वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, स्कोप डिफाइंड होना चाहिए पहले से, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और एग्जिट रूट पहले से डिफाइंड होना चाहिए. ये सेम आप अपने लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी ये सेम स्ट्रैटेजीज आप अडॉप्ट कर सकते हो. इसीलिए इसको याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक क्या है, रिलेशनशिप स्ट्रैटेजीज. आप अपने रिलेशनशिप में जो स्ट्रैटेजीज लगाते हैं वही सेम स्ट्रैटेजीज आपको लगानी पड़ेगी अच्छा सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करने के लिए. तो ये बहुत ईजी था, अच्छा था, आ सकता है एग्जाम में और बहुत ईजी है, आप इसको लिख सकते हो आराम से. साइड पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, अंदर का भी एक एक लाइन रीड करके अपने मन से लिख सकते हो, अंदर के पॉइंट्स अपने मन से लिख सकते हो, साइड पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, सब पॉइंट्स. ओके, सो ऑल दिस आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ एंटरिंग इनटू अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप. एक लास्ट टॉपिक और करेंगे आज का, विच इज योर फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे चांद सितारे बना लो, बहुत सारे चांद सितारे बना लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पास्ट एग्जाम में आया है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर बहुत बार पास्ट एग्जाम में आए हैं, बहुत बार पास्ट एग्जाम में आए हैं. तो इसको एक बार आप लोग स्टार मार्क कर लो. एंड ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग करके कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. बहुत छोटू सा चैप्टर है, आज आधा कर लिया अपन ने और कल कंप्लीट हो जाएगा. कल ये लेसन एक और लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, लेसन नंबर 9, राइट. हाँ, After this chapter, which chapter? Chapter number 8. नहीं, चैप्टर 8 लास्ट में करेंगे. एमएसएमई करेंगे या फिर 12-13 स्टार्ट करेंगे. MSME is only 3-4 pages. हाँ क्या? नहीं, Yes, ma'am. Just 3-4 pages. See, 1, 2, 3, 4. No, 7 page. हाँ And the first page is the introduction. हाँ, 9-10 पेजेस आर देयर, बट ठीक है. और वी कैन स्टार्ट विथ लेसन नंबर 12 एमएसएमई के लिए. आई कैन प्रोवाइड यू अ रिकॉर्डिंग. ठीक है, जल्दी से आओ, ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे. लास्ट टॉपिक आज का, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर. अगर आपको जॉइंट वेंचर फॉर्म करना है तो वो दो तरीके से आप कर सकते हैं. एक होता है इक्विटी बेस्ड और एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड. एक होता है इक्विटी बेस्ड और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड. दो तरह से आप जॉइंट वेंचर फॉर्म कर सकते हो. टॉपिक क्या है? टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर. व्हाट इज द टॉपिक? द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर आप दो तरीके से फॉर्म कर सकते हो, इक्विटी बेस्ड और एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड. इक्विटी बेस्ड यानी कि जब आप इक्विटी खरीदते हो, सॉरी, इक्विटी यानी कि ओनरशिप, और इस केस में एक नई एंटिटी आप क्रिएट करते हैं. यानी कि एक एंटिटी नंबर 1 है, एक एंटिटी नंबर 2 है, ये दोनों मिलके एक नई एंटिटी बना रहे हैं और उस एंटिटी की इक्विटी खरीद रहे हैं, यानी कि ओनरशिप ले रहे हैं. इसको अपन बोलते हैं इक्विटी बेस्ड. इक्विटी बेस्ड, इसमें आप जेवी बनाने के लिए आप कंपनी भी बना सकते हैं, न्यू कंपनी भी बना सकते हैं, या फिर न्यू एलएलपी भी बना सकते हैं, या फिर न्यू पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एंटिटी नंबर 1 है और ये एंटिटी नंबर 2 है, दोनों को मिलकर के साथ में जॉइंट वेंचर बनाना है, तो दोनों ने एक नई एंटिटी बना दी, एंटिटी नंबर 3, और इसकी ओनरशिप ले लिए दोनों. ओनरशिप, तो एंटिटी नंबर 1 और एंटिटी नंबर 2 बिकेम द ओनर ऑफ एंटिटी नंबर 3. तो ये हो गया आपका इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर. और ये जो नई एंटिटी है ना, ये कंपनी के भी फॉर्म में हो सकती है, या फिर एलएलपी के भी फॉर्म में हो सकती है, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म के भी फॉर्म में हो सकती है. कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है, एलएलपी के फॉर्म में भी हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म के भी फॉर्म में हो सकती है. तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, इक्विटी बेस. इक्विटी बेस में क्या होता है ना, दो लोग मिलकर के एक नई एंटिटी बनाते हैं, तो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में एक नई एंटिटी क्रिएट होती है.
लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर थोड़ा अलग कंसेप्ट है। ये एक्चुअल में एकदम एग्जैक्ट जॉइंट वेंचर की तरह नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में कोई नई एंटिटी क्रिएट नहीं होती है, सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ हम लोग साथ में मिलकर के ये प्रोजेक्ट करेंगे या हम लोग साथ में मिलकर के ये बिजनेस कैरी आउट करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर में कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है, कोई नई एंटिटी फॉर्म नहीं होती है। इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एंटिटीज, इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन टू एंटिटीज। ये बात आप ध्यान से समझ जाओ कि जब आप जॉइंट वेंचर बनाने के लिए न्यू एंटिटी क्रिएट करते हो तो उसको अपन बोलते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, और जब आप नई एंटिटी क्रिएट नहीं करते हो तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर। और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर का दो और नाम है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर को हम स्ट्रैटेजिक अलायंस भी बोलते हैं। अलायंस यानी दो लोग जब मिल जाते हैं उसको अपन बोलते हैं अलायंस। यस, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, जब दो पॉलिटिकल पार्टी मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, अलायंस बोलते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर सेम उसी तरह है, मतलब सिंपली दो कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या सिंपली आपस में एग्रीमेंट करती हैं, एंड दैट इज व्हाई कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर इज आल्सो नोन एज स्ट्रैटेजिक अलायंस और कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स। सो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स आर आल्सो नोन एज स्ट्रैटेजिक अलायंस और कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स। अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया है कि अगर आपको जॉइंट वेंचर बनाना है तो आप न्यू एंटिटी बना भी सकते हैं या न्यू एंटिटी नहीं बना के सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जब आप न्यू एंटिटी बना के उसकी ओनरशिप लेते हो, इक्विटी लेते हो, उसको अपन बोलते हैं इक्विटी बेस्ड। और जब आप कोई नई एंटिटी नहीं बनाते हो, सिंपली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एग्रीमेंट करते हो, उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर या फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस या फिर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में आ जाओ पहले। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, पहला टॉपिक इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में क्या होता है ना, दो एंटिटी जब जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो वो एक नई एंटिटी बनाते हैं। मोस्टली वो कंपनी के फॉर्म में होती है, बट वो एलएलपी के भी फॉर्म में हो सकती है। जब दो एंटिटी आपस में मिलकर के एक नई एंटिटी बना रहे हैं, एक नई कंपनी बना रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इसमें एक नई कंपनी क्रिएट होती है, एक नई एंटिटी क्रिएट होती है, और उस नई एंटिटी के वो दोनों पार्टनर्स, जॉइंट वेंचर पार्टनर्स जो होते हैं वो ओनर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, पार्टनर नंबर 1, पार्टनर नंबर 2, ये दोनों ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर एंटिटी बनाई, नई कंपनी बनाई, और इस कंपनी के ये जो दोनों जो पार्टनर्स है ना, ये लोग बन गए ओनर्स। ये लोग क्या बन गए, ओनर्स बन गए इस जॉइंट वेंचर एंटिटी के। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, जो नॉर्मल जो नॉर्मल अपन समझते हैं ना जॉइंट वेंचर कंसेप्ट, तो नॉर्मली अपन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर थोड़ा अलग होता है। जनरली जब अपन जॉइंट वेंचर की बात करते हैं ना, तो जनरली वी टॉक अबाउट इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर ओनली, जहां पर अपन एक नया जॉइंट वेंचर कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के बारे में, कि द इक्विटी जॉइंट वेंचर इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय सेपरेट लीगल एंटिटीज क्रिएटेड। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में नई कंपनी क्रिएट होती है या नई एलएलपी क्रिएट होती है। सो इट इज एन अरेंजमेंट वेयर अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज क्रिएटेड एंड पार्टीज अंडरटेक टू प्रोवाइड, ऑफ कोर्स नई एंटिटी तो क्रिएट हुई है, लेकिन पैसा कौन लाएगा, जो जेवी पार्टनर्स हैं, जो पार्टीज हैं, वही लोग लाएंगे। रिसोर्सेज, प्रॉफिट्स भी वो लोग शेयर करेंगे, कैपिटल भी वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और कंट्रोल भी वो लोग जॉइंटली करेंगे, राइट। सो पार्टीज आपस में मनी एंड रिसोर्सेज लेके आते हैं एज अ कंट्रीब्यूशन टू द असेट्स ऑफ द लीगल एंटिटी। जो नई लीगल एंटिटी का असेट्स होता है वो कौन लाता है, पार्टनर्स ही कंट्रीब्यूट करके लाते हैं। एंड इट इज जनरली स्टैब्लिश्ड एज अ कंपनी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जनरली अपन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर कंपनी के फॉर्म में बनाते हैं। मतलब जॉइंट वेंचर करना है तो दो लोग मिलकर एक नई कंपनी ही बनाते हैं, जॉइंट वेंचर कंपनी। तो इसमें क्या होता है, न्यू कंपनी क्रिएट होती है। फिर से रिपीटेड वही चीज़ अपन बार बार पढ़ रहे हैं, न्यू कंपनी क्रिएट होती है, दस बिकम द ओनर ऑफ the resources contributed by the parties and each parties become the owner of the joint JV company। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो पार्टनर्स होते हैं, जो जेवी बनाते हैं, वो लोग जेवी कंपनी के ओनर बन जाते हैं। एंड नेक्स्टली, parties to a joint venture agrees on purpose and functions to a newly created entity, proportion of capital contribution by each party।
ठीक है। The parties of the joint venture agreement agree on purpose and functions, capital contribution, profit sharing. तो generally capital कितना contribute करेंगे, फंक्शन क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, ये लोग आपस में अग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करते हैं। आपस में थ्रू अ जेवी अग्रीमेंट ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कितना प्रॉफिट शेयरिंग करेगा। बट जनरली जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है ना, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ही रेशियो में होता है। जिस रेशियो में वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जनरली उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के बारे में। तो समझ लो ये पार्टी नंबर 1 है, ये पार्टी नंबर 2 है। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर नई कंपनी बनाई एंड इस नई कंपनी में एसेट्स कौन कंट्रीब्यूट करता है, दोनों पार्टनर्स ओनली, और वो लोग ओनर्स बन जाते हैं इस कंपनी के। एंड उनका आपस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा इस कंपनी में, वो अग्रीमेंट के थ्रू ही ये लोग डिसाइड करते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, जो कि बहुत ईजी है, जो हमें पता ही है। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें न्यू एंटिटी क्रिएट होती है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में न्यू एंटिटी क्रिएट नहीं होती है, बट इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में न्यू एंटिटी क्रिएट होती है। तो ये एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर का, कि इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में न्यू एंटिटी क्रिएट होती है, या फिर वन ऑफ द पार्टीज ज्वाइन द अनदर एंटिटी। मोस्टली न्यू एंटिटी क्रिएट होती है, या फिर इन सम एक्सेप्शनल केसेस वन पार्टी ज्वाइन अनदर पार्टी। एंड उसके बाद बाकी फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे, शेयर ओनरशिप, दोनों ओनरशिप शेयर करते हैं, शेयर मैनेजमेंट, दोनों मैनेजमेंट करते हैं, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस भी दोनों शेयर करते हैं। तो ये तो अपन को पता ही है ना, जॉइंट वेंचर है तो सब चीज शेयर ही करेंगे ना, ओनरशिप भी दोनों की होगी, मैनेजमेंट भी दोनों करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की होगी, और प्रॉफिट लॉस भी दोनों शेयर करेंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। एकदम फुद्दू, एकदम ईजी। शेयर ओनरशिप, शेयर मैनेजमेंट, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर पीएनएल, एकदम फुद्दू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, वेरी इजी। अभी तक ये चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। यस, एंड लास्टली आपको क्या बोल रहा है, ऑल द अबव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नीड नॉट बी फुलफिल्ड। पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होने जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं भी होगा तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द पार्टीज टू अग्रीमेंट में प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट बट मे नॉट हैव द सेम मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि किसी जेवी एग्रीमेंट में ना किसी पार्टी के पास मैनेजमेंट नहीं होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, तो दैट्स फाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी नहीं है, मोस्टली होते हैं, किसी में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, बट दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। बट ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी नहीं है, राइट। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। अच्छा, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर अगर समझ गए हो तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये पास एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये पास्ट एग्जाम का। मतलब हर 1-2 अटेम्प्ट छोड़ के ना पूछ ही लेता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, तो इम्पॉर्टेंट है, पास एग्जाम में बहुत बार रिपीटेडली आस्क हुआ है ये क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। ठीक है, अब इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत सारा इजी भी है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, समझ जाओगे। देखो, सबसे पहला तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में कोई नई एंटिटी स्टैब्लिश नहीं होती है, कोई नई कंपनी नहीं बनाते हैं, हम नई एलएलपी नहीं बनाते हैं, हम सिंपली आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट साथ में करेंगे या ये टास्क साथ में करेंगे। हो सकता है लिमिटेड टाइम के लिए, हम 1 साल के लिए साथ में ये काम करेंगे, राइट। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो जब हम आपस में एग्रीमेंट करके जॉइंट वेंचर बनाते हैं और जिसमें हम एग्री करते हैं, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ हम ये टास्क साथ में करेंगे या ये प्रोजेक्ट साथ में करेंगे, होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, जहां हम नई कंपनी नहीं बनाते हैं, न्यू कंपनी नहीं बनाते हैं, बाकी सब सिमिलर ही होता है, बस यहाँ पर नई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। हाउ वी क्लियर विद दिस? दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर माइट बी यूज्ड वेयर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट नीडेड। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कहाँ करते हैं, जहाँ नई एंटिटी बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर के केस में आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनाते हैं, या फिर क्रिएशन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट फीजिबल। फीजिबल यानी कि पॉसिबल, पॉसिबल। अगर नई एंटिटी बनाना पॉसिबल नहीं होता है तो फिर उस केस में आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर बनाते हैं विद द व्यू ऑफ वन और मोर अदर रीजंस। द टू पार्टीज डज नॉट शेयर ओनरशिप of the business entity but each of the two parties exercises the control in the joint venture। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि contractual joint venture में कोई नई एंटिटी तो हमने बनाई ही नहीं है, तो ओनरशिप थोड़ी शेयर करेंगे। तो इस केस में ओनरशिप शेयर करने की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि हमने कोई नई बिजनेस एंटिटी तो बनाई ही नहीं है। लेकिन जो हमारा जॉइंट वेंचर बिजनेस होता है उसमें दोनों पार्टी का साथ में क्या होता है, कंट्रोल होता है, right? And last next, contractual joint venture can be entered into situation where projects involve, किस किस सिचुएशन में हम कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। अगर हमें कोई नैरो टास्क करना है, कोई छोटा मोटा टास्क करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नई कंपनी बना के हम बिना कंपनी बनाए हुए जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। अगर आपको कोई नैरो टास्क करना है, छोटा सा टास्क करना है, तो उस छोटे से टास्क के लिए आप नई कंपनी थोड़ी बनाओगे, तो उस केस में आपके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर ज़्यादा सूटेबल होगा। लिमिटेड काम करना है, लिमिटेड एक्टिविटी, तो नई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कर लो। लिमिटेड टाइम के लिए करना है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। 1 साल के लिए आप नई कंपनी बना के क्या करोगे, इतना 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 हेडेक क्यों लोगे, तो मत बनाओ ना, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कर लो। तो हम पढ़ रहे हैं ऐसे कौन कौन से सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर सूटेबल होता है। अगर आपको नैरो टास्क करना है, अगर आपको लिमिटेड एक्टिविटी करना है, या लिमिटेड टर्म के लिए करना है, लिमिटेड टर्म यानी लिमिटेड पीरियड के लिए, तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर करो। काहे के लिए आप इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर करोगे। नेक्स्ट, वेयर द लॉ ऑफ होस्ट कंट्री डू नॉट परमिट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आपकी कंट्री अलाउ नहीं करती फॉरेन सिटीजन को प्रॉपर्टी ओन करने के लिए, तो वो शेयर्स कैसे खरीदेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। मान के चलो इंडिया में, लेट्स से इंडिया में सिंगापुर वालों को प्रोहिबिटेड है कि वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो हम सिंगापुर वालों के साथ फिर कैसे इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर करेंगे वो लोग, तो यहाँ इंडियन कंपनी की इक्विटी खरीद ही नहीं पाएंगे ना, तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कर सकते हो। ऐसा है नहीं, मैं बस एग्जांपल दे रही थी। So these are the 4 case situations where contractual joint venture is suitable। contractual joint venture कैसे कैसे सिचुएशन में सुटेबल होता है, जहाँ नैरो टास्क होता है, या लिमिटेड एक्टिविटी होती है, या लिमिटेड टाइम के लिए करना होता है, या फिर आपकी कंट्री में फॉरेन सिटीजन्स को इन्वेस्टमेंट परमिसिबल नहीं होती है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस द रिलेशनशिप पार्टीज इज सेट फोर्थ इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमें पता ही है कि हम नई कंपनी नहीं बनाते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो करते हैं ना, तो जो रिलेशनशिप होता है, टर्म्स कंडीशंस होता है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया होता है। और एक बेस्ट एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर का फ्रेंचाइज अग्रीमेंट। फ्रेंचाइज में कोई नई कंपनी नहीं बनती है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर होता है। फ्रेंचाइज, आप मैकडी की फ्रेंचाइज ले रहे हो, आप नई कंपनी नहीं बना रहे हो, आप सिर्फ फ्रेंचाइज ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है आपका मैकडी के साथ, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर है। फ्रेंचाइज अग्रीमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर के, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, नो हाउ अग्रीमेंट, टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल असिस्टेंस अग्रीमेंट, फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, अग्रीमेंट कवरिंग ऑल अदर कमर्शियल मैटर। बहुत सारे कमर्शियल अग्रीमेंट्स हम करते हैं साथ में कोलैबोरेट करने के लिए, तो वो सारे आपके जहाँ पर आप नई कंपनी नहीं बनाते हो, वो सारे कोलैबोरेशंस आपके कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर के अंदर आ जाते हैं। तो फ्रेंचाइज इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, स्टार मार्क, characteristics of contractual joint venture। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, जैसे अपन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना इक्विटी बेस का, वैसे ही हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन टू रन अ बिजनेस। हाँ ऑफकोर्स दोनों का कॉमन इंटेंशन है तभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड ईच पार्टी विल ब्रिंग सम इनपुट, लेट्स से मनी, टेक्नोलॉजी और मटेरियल। दोनों पार्टी कुछ ना कुछ इनपुट लेके आएंगे, या तो पैसा, या तो टेक्नोलॉजी, या तो मटेरियल। दोनों पार्टी का कंट्रोल होगा कहीं ना कहीं। एंड रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गर टर्म।
नॉर्मली ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बेसिस पे नहीं होता है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पे होता है, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि हम नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं या न्यू एंटिटी फॉर्म कर रहे हैं या ओनरशिप ले रहे हैं। ओनरशिप के बारे में कुछ नहीं लिखा है और न्यू एंटिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट की बात की गई है, जॉइंट कंट्रोल की बात की गई है। बट अगर आप याद करोगे, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में अपन ने पढ़ा था नई एंटिटी फॉर्म होती है और शेयर ओनरशिप होता है, बट वहां पर शेयर ओनरशिप नहीं होता है, सिर्फ कंट्रोल होता है। आर वी क्लियर विद दिस? इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्या बोलते हैं, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर एंड कौन सा, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट बी कंक्लूडेड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ एप्लीकेबल। ऑफ कोर्स बकवास बात लिखी हुई है, काम का नहीं है। यहाँ बस इतना लिखा हुआ है कि जब आप जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट करते हो तो दोनों कंट्रीज के सारे लॉ को कंप्लाई करके आपको करना चाहिए, सारे लॉ का आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि टैक्स लॉज, लॉ रिलेटिंग टू एजेंसी, इकोनॉमिक लॉ, लेबर लॉज, इंश्योरेंस लॉ एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली जब आप किसी कंपनी में जॉइंट वेंचर कर रहे हो, तो जब आप किसी कंट्री में जॉइंट वेंचर कर रहे हो तो उस कंट्री के सारे लॉ को आपको कंप्लाई करना होता है, जो विच वी ऑलरेडी नो। बेसिकली हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगी जाने से पहले, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ वापस से पेज नंबर 237 में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है इक्विटी बेस्ड और एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल में हम नई कंपनी नहीं बनाते हैं, नई एंटिटी नहीं बनाते हैं, लेकिन इक्विटी बेस्ड में हम न्यू एंटिटी बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल में हम न्यू एंटिटी नहीं बनाते हैं, लेकिन इक्विटी बेस्ड में हम न्यू एंटिटी बनाते हैं। अब वो न्यू एंटिटी क्या क्या हो सकती है? इक्विटी बेस में हम लोग नई कंपनी बनाते हैं ना, नॉट नेसेसरली कंपनी, न्यू एंटिटी बनाते हैं। तो वो जो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में हम जो न्यू एंटिटी बनाते हैं वो कौन कौन सी हो सकती है? देखो यहाँ पर अपन वापस से इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लाइन खींच दो बड़ी सारी और यहाँ पर आप कर लो, यहाँ पर अपन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं। वापस से यहाँ पर अपन कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड नहीं ना, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं कि इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में नई एंटिटी हम बनाते हैं। एक लाइन खींच लो, यहाँ पर अपन इक्विटी बेस्ड जॉइंट एंटिटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी बेस्ड जॉइंट एंटिटी गिव्स बर्थ टू न्यू एंटिटी। अब वो न्यू एंटिटी क्या क्या हो सकती है? या तो वो कंपनी हो सकती है, हम पढ़ रहे हैं वो जो न्यू एंटिटी है, वो न्यू एंटिटी जॉइंट वेंचर एंटिटी क्या क्या हो सकती है। जॉइंट वेंचर जब आप इक्विटी बेस बनाते हैं तो न्यू एंटिटी फॉर्म होती है, तो वो न्यू एंटिटी या तो कंपनी के फॉर्म में हो सकती है, ये दोनों पैरा काट दो। कंपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी बताया, प्राइवेट पब्लिक, जिसके हम लोग ऑलरेडी बाप हैं, जो हम लोग ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये दोनों पैरा काट दो। दूसरा, एलएलपी के फॉर्म में भी हो सकती है। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि पहले ना वो एफडीआई एलएलपी में अलाउड नहीं था, लेकिन अब वो एलएलपी में भी अलाउ हो गया है। यानी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में जॉइंट वेंचर बनाना चाहती है तो क्या वो कंपनी बना करके बना सकती है? द आंसर इज यस। एलएलपी बना करके बना सकती है? द आंसर इज यस। पहले अलाउड नहीं था लेकिन अब अलाउ कर दिया गया है। यानी कि अगर अमेरिकन कंपनी इंडिया में एलएलपी बना के ज्वाइंट वेंचर करना चाहती है तो कर सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। एलएलपी बना के भी कर सकती है। सो एलएलपी इज ऑल्सो अलाउड, राइट? एलएलपी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अलाउड। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कुछ ना फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं जो लोग वेंचर कैपिटल फंड बना के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दे आर अलाउड टू कंट्रीब्यूट अप टू 100% इन इंडियन वेंचर कैपिटल फंड्स। इंडिया में जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि जब फॉरेन लोग इंडिया में जेवी खोलेंगे तो एक तरह से एफडीआई हो जाएगा ना। यहाँ पर अपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अपन ज्वाइंट वेंचर की बात कर रहे हैं। अब अगर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करेगी तो एफडीआई आएगा ना, एफडीआई आएगा। तो वो जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में जो ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं वो कंपनी के फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर एलएलपी के फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर वेंचर कैपिटल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर ट्रस्ट अलाउड नहीं है, सॉरी, ट्रस्ट बना के नहीं कर सकते। दे आर नॉट अलाउड टू यूज ट्रस्ट एज अ फॉर्म ऑफ न्यू ज्वाइंट वेंचर एंटिटी। न्यू ज्वाइंट वेंचर एंटिटी जो है वो कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, वीसी फंड हो सकती है,
बट ट्रस्ट नहीं हो सकती और इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती, यानी कि पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकती। तो इंडिया में अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन फॉरेन वाले अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडिया में जेवी बनाना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म बना के नहीं कर सकते। यानी कि अगर फॉरेन वाले इंडिया में जॉइंट वेंचर बनाना चाहते हैं तो वो या तो सिर्फ कंपनी बना के या तो एलएलपी बना के कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना के नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि foreign companies are not allowed to use any other structure other than these mentioned above for the purpose of making joint venture। joint venture बनाने के लिए ऊपर जो दिए गए 3 स्ट्रक्चर है वही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते। यानी अगर किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में जॉइंट वेंचर बनाना है तो कंपनी के फॉर्म में बना सकते हैं, एलएलपी के फॉर्म में या वीसी फंड के फॉर्म में, और किसी फॉर्म में नहीं बना सकते, ट्रस्ट के फॉर्म में नहीं बना सकते, पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में नहीं बना सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में जब आप नई एंटिटी बना सकते हो तो वो नई एंटिटी कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, या फिर वेंचर कैपिटल फंड भी हो सकती है। और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत ईजी है कि नहीं ये चैप्टर? यस यस, जल्दी से बताओ समझ में आया? Now, one thing, every equity-based joint venture gives birth to a new entity. Because in this, that various type of entities which are permitted by the government of India to form a joint venture entity was asked in the exam. So we have to write company, LLP, and venture capitalist. What was the exact question? What are the different types of entities which are permitted by government of India to form a joint venture equity? हाँ, यही लिखना है आपको। वो जो क्वेश्चन है ना उसमें यही लिखना है आपको, कंपनी, एलएलपी, वीसी फंड, ट्रस्ट में आपको लिखना है इट इज नॉट अलाउड, एंड लास्ट अदर एंटिटीज। ये पांचों पॉइंट आपको लिखना है बेसिकली। वो जो क्वेश्चन आपको पूछा है ना उसमें आपको ये पांचों पॉइंट लिखना है, दिस 5 पॉइंट। But they have asked what are permitted, no? So we should not write trust and. नहीं ऐसा नहीं है, इतना आपको टेक्निकल नहीं जाना है। परमिटेड पूछा है तो उसमें आप ये भी बताओगे कि ये 3 तो परमिटेड है बट इसके अलावा और कोई परमिटेड नहीं है, ट्रस्ट परमिटेड नहीं है और इसके अलावा और कोई परमिटेड नहीं है। ये पांचों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। हाँ, बस ये जो मैंने कट कराया है ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कंपनी के ऊपर 1 लाइन लिख दिया, एलएलपी के अंदर एक दो लाइन लिख दिया, एंड देन ये तीनों पॉइंट लिख दिए, ये आपको लिखना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, 5 बजे ही क्लास रहेगी। और इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, सी यू ऑल टुमारो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।